प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस हाउसिंग सोसाइटी का मसला आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे वाबस्ता बहुत सारे लोग हैं जो मुतासरा हैं, लेकिन हम दो ऐसे अफराद जिन्होंने इस सोसाइटी में प्लॉट्स लिए और उसका कब्ज़ा हासिल नहीं कर सके उन से आपको मिलवाएंगे और उनकी बातचीत आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि उनका मसला क्या है। इनमें से एक का नाम जान मोहम्मद है और दूसरे साजिद कमाल साहब हैं। ये उन बहुत सारे लोगों में से दो अफराद हैं जिन्होंने काफ़ी अर्सा पहले इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन, ये जी सेक्टर में है। यहाँ पर इन्होंने प्लॉट ख़रीदे। एक 10 मरले का प्लॉट था, एक 4 मरले का प्लॉट था। कीमत पूरी अदा कर दी गई। 10 मरले के उस वक्त की कीमत जो थी 30 लाख रुपए वो अदा कर दी गई। 4 मरले के 18 लाख रुपए अदा कर दिए गए। लेकिन मसला यह है कि आज तक इसका कब्ज़ा इन लोगों को नहीं मिला। और ये सिर्फ जान मोहम्मद साहब और साजिद कमाल ही नहीं है, बल्कि और भी काफ़ी लोग इससे मुतासरा हैं। जान मोहम्मद साहब मसरूफियत की वजह से आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पा रहे, तो उनके भाई यार रहमान साहब जो हैं वो अपना पूरा मौक़िफ़ देंगे हमारे प्रोग्राम में, और साजिद कमाल साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो सबसे बुनियादी सवाल है कि इस सोसाइटी में प्लॉट ख़रीद कर तमाम पेमेंट अदा कर देने के बावजूद भी कब्ज़ा आज तक क्यों नहीं मिला, ये हमें बताएंगे। हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद में नुमाइंदे राजा काशिफ साहब मौजूद हैं जिन्होंने स्टोरी पर काम भी किया। राजा काशिफ साहब, ये क्या इस सोसाइटी का कोई मसला है या चंद अफराद का प्रॉब्लम है? कोई सरकार की तरफ से कोई मसला है, कोई ढील हो रही है या कानूनी रुकावट है? वजह क्या है कि यहाँ पर कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने प्लॉट ख़रीदे लेकिन कब्ज़ा नहीं मिला? अच्छा असद, बड़ी दुख वाली दास्तान है ये इसके जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए कि ये वफाकी वजारत हाउसिंग है उसका ये ज़ेली इदारा है, ख़ुद मुख्तार नीम सरकारी इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन। इसने CDSE सेक्टर्स लिए थे, कुछ ज़मीन ली थी कि हम जो लो इनकम सरकारी मुलाजमीन है फेडरल के उनको सस्ती रिहाइशगाहें फराहम करने के लिए, ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, सस्ती रिहाइशगाहें फराहम करने के लिए प्लॉट्स देंगे सरकारी मुलाजिम। उसके लिए प्लॉट्स के लिए उनको एक पहले G13 का सेक्टर दिया गया, फेडरल के सरकारी मुलाजिम को, ठीक है, वफाक के सिर्फ, ठीक है। तो उनको पहले G13 में दी गई ज़मीन, फिर उन्होंने G13 में पहले सेक्टर लॉन्च किया, उसके बाद G14 का सेक्टर इन्होंने 2004 में अनाउंस किया, 2005 में इसकी लॉन्चिंग की गई, आज से 13 साल पहले, ठीक है। इसके 4 सब सेक्टर हैं सर, G14 1, 2, 3, 4। इसके 3 सब सेक्टर जो है वो हाउसिंग फाउंडेशन ने रखे। एक सब सेक्टर G14 4 जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए मुख्तस किया गया, ठीक है। अब G14 4 जो है उसको बने हुए 10 से 11 साल हो गए। उन्होंने 1-2 साल में अपनी पोजेशन ली, जगह की कब्जा लिया और लोगों ने घर तामीर, प्रोफेसर्स, उनका स्टाफ जितना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का था उन्होंने घर तामीर। उसके बाद 3 सब सेक्टर बचते हैं जो हाउसिंग फाउंडेशन के पास थे, उन्होंने उनको उसकी अलॉटमेंट की। लेकिन अलॉटमेंट करने के बाद, लोगों को देने के बाद, लोगों ने फर्दर आगे भी भेज दिए। लोगों को नज़र आ रहा था कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा था, उन्होंने आगे भेज दिया। अब हालत ये है कि G14 1, 2, 3 जो 3 सब सेक्टर हैं उनमें पोजीशन अब कुछ इस तरह से है कि इन्होंने पिछले महीने 380 प्लॉट्स का कब्ज़ा दिया है। इन जो 380 प्लॉट्स का कब्ज़ा दिया गया है उनको सिर्फ ये कहा गया कि आप 4 दीवारी बनाएंगे, यहाँ पे घर अभी आपने नहीं बनाना। पर्सनली कब्ज़ा इसको हम कहेंगे कि पर्सनली उन्होंने कब्ज़ा दिया है। हाँ। उसके अलावा जो करंट पोजीशन है वो ये है, जो इन्होंने सर्वे कराया है, सैटेलाइट सर्वे, उसके ज़रिए कि G14 2 और 3 में के जो 122 मुतासरीन हैं जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे, जिनसे ज़मीन ली गई, जिनसे कहा गया, वो 122 मुतासरीन से इनकी बातचीत चल रही है कि आप हमें कब्ज़ा दें। G14 1 के 580 और G14 2 के 220 मुतासरीन, ये टोटल मिला के 800 मुतासरीन ऐसे हैं जिनके घर बने हुए हैं वहाँ पे, अभी भी वो गाँव वाले लोग हैं, उनसे इनकी कोई बातचीत तय नहीं हो रही और कुछ नहीं हो रहा। और जो कब्ज़ा, अच्छा जो कब्ज़ा ये ले लेते हैं, फिर ये करते क्या है, उसको भूल जाते हैं। 28 अरब रुपए के एसेट्स इस टाइम हाउसिंग फाउंडेशन के पास है, लेकिन उनके पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी ज़मीन का कब्ज़ा बरकरार रख सके। अब I11 की जो इस्लामाबाद की मशहूर कच्ची बस्ती CDA ने ख़त्म की थी, वहाँ से जो जराइम पेशा अनासर उठ के गए थे वो ज़्यादा जाके G14 में बैठ गए। ढोक कुरैशियाँ का ये इलाका है, ढोक है जी, वहाँ पे कच्ची बस्ती बननी शुरू हो गई है। जो ये कब्ज़ा मुतासरीन से लेके छुड़ाते हैं, वहाँ पे कच्ची बस्ती वाले आके बैठ जाते हैं। इनके पास वर्क फोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। दूसरा, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इनका कहना है कि हमने 2-3 चीज़ें राय साहब मैं पूछना चाह रहा था आपसे, ताकि व्यूअर को भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो ख़त्म हो जाए। एक तो ये बताइएगा ये प्लॉट कब खरीदे थे इन लोगों ने, और दूसरा जब ये खरीदे थे या जब इनको बेचे गए थे, क्या उस वक्त ये ज़मीन ओरिजिनली इससे पहले जिनकी थी, क्या उनसे ये ज़मीन एक्वायर नहीं की थी सरकार ने? और ये जो कब्ज़ा जो लोग किए बैठे हैं उनका दावा इसके ऊपर क्या है?
अच्छा, ये जो इन लोगों ने रसूल खान साहब ने कैटेगरी 3 का प्लॉट खरीदा था 15 अक्टूबर 2015 को, और साजिद कमाल साहब ने 4 मरले का प्लॉट है कैटेगरी 5 का, इन्होंने 31 जनवरी 2014 को खरीदा था। ये प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के बाद खरीदा गया, 3-4 साल पहले खरीदा गया। लेकिन जब इन्होंने खरीदा गया तब तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गई थी सूरत हाल। लेकिन वो जो आपने दूसरा आपका सवाल है कि मुतासरीन से जब जगह एक्वायर्ड की जाती है असद, तो CDA का फार्मूला अप्लाई होता है। इसमें CDA जो है वो शहर का मालिक है, वफाकी तरक्याती इदारा। CDA का फार्मूला अप्लाई होता है कि आप जिनके खाली जगह है उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाती है, और जिनके उसके ऊपर घर बने हुए हैं उन्हें बिल्टअप प्रॉपर्टी, तामीर शुदा मकान के पैसे भी दिए जाते हैं। पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मुतासरीन से बैठ के फार्मूला तय किया जाता है। फार्मूला तय करने के बाद जब आप 20 साल असद नहीं देते किसी को चीज़, तो वो फिर उनकी फैमिली बढ़नी शुरू हो जाती है। जब फैमिली बढ़ती है तो वो कहते हैं अब मेरे बेटे को भी दे, मेरी बेटी को भी दे, इस हवेली में उसका भी कमरा है, उसका भी कमरा है, इनको भी हिस्सा दे। वो फिर उनका अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो चीज़ 1 अरब में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना होता है, उसकी कॉस्ट जो है 20 साल बाद वो 3 अरब पे या 3.5 अरब पे चली जाती है, जिसकी वजह से जो अलॉटियों से पैसे लिए होते हैं वो कम पाड़े होते हैं। फिर वो अल्टीमेट दोबारा अलॉटियों पे जो है वो डैमेजेस फाइल किए जाते हैं कि आप दें। अब सूरत हाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उधर कोई नहीं है, कमर्शियल नहीं है, खेलों का मैदान नहीं है, अस्पताल नहीं है, मार्केट्स नहीं है। CDA ने इनका लेआउट प्लान तक अभी तक अप्रूव नहीं किया। एक इनका अपना फंडा CDA से भी चल रहा है। CDA कहता है कि हमें इसमें से कमर्शियल प्रॉपर्टी दी जाए जो हम ऑक्शन करेंगे। हमने आपको ज़मीन दी, हमने आपको प्लान दिया, हम इस शहर के कस्टोडियन हैं, इसमें जो कमर्शियल एरिया है उसका कुछ फीसद हिस्सा हमें दिया जाए। अभी तक वो इनका डिस्प्यूट चल रहा है। CDA से इनका लेआउट प्लान ही आज तक अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर वो लोग प्लॉट थे जिन्होंने प्लॉट ख़रीदे हैं, वो तो वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, चूँकि कब्ज़ा नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। लेकिन जिन लोगों के इससे पहले, यानी ये वाली हाउसिंग सोसाइटी बनने से पहले जिनके मकान थे, जिनसे CDA ने एक्वायर करके आगे बेचना था, वो लोग अपने मकान बनाकर बैठे हुए हैं। इस वक्त पोजीशन ये है। जी बिल्कुल, इस वक्त पोजीशन ये है कि मैंने आपको बताया उसमें से कम से कम इस वक्त भी 1000 लोग हैं जो वहाँ पे पुराने मुतासरीन बैठे हैं, और जो उसके अलावा फेक मुतासरीन है, जाली मुतासरीन है। जैसे मैंने आपको बताया 11 की कच्ची बस्ती वाले अफगानी उठ के आ गए हैं, वो बैठ गए हैं, वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। फेक मुतासरीन की तादाद इससे दुगनी है। अच्छा। इनके पास तो वर्क फोर्स ही नहीं है। CDA इतना बड़ा इदारा है, 18,000 मुलाजमीन का, उन्होंने I11 का एक सब सेक्टर खाली कराते उन्हें 25 साल लग गए। तो हाउसिंग फाउंडेशन अपने G14 2 और 3 को और 1 को कैसे खाली कराएगा? ये उन लोगों को जिनसे ये ज़मीन एक्वायर की गई थी, क्या जो लोग इस सोसाइटी के वजूद में आने से पहले के वहाँ पर रिहायशी थे, जिनसे CDA ने उनको मुतबादल पैसे देकर उनको मुतबादल जगह या कीमत अदा करनी थी, क्या उनको कीमत अदा कर दी थी लोगों ने, CDA ने? क्या उनको पैसे मिल गए थे? और अगर पैसे मिल गए थे तो फिर वो लोग क्यों नहीं जाते? और अगर नहीं मिले थे पैसे तो जाहिर है फिर तो वो लोग नहीं जाएंगे। फिर तो इसमें कसूर सीधा CDA का है। नहीं, CDA ने तो एक फार्मूला दे दिया। हाउसिंग पेमेंट किसने करनी थी? CDA तो सिर्फ कस्टोडियन है, वो चेक एंड बैलेंस से रखेगा। पेमेंट हाउसिंग फाउंडेशन ने करनी थी। अच्छा। हाउसिंग फाउंडेशन ने जब फार्मूला तय कर लिया उसके बाद उन्होंने 13 साल इसको डिले किया। लोगों को पेमेंट्स नहीं दी, उनके बिल्टअप प्रॉपर्टी के पैसे नहीं दिए, उनके प्लॉट्स के पैसे नहीं दिए। तो बेसिकली जिम्मेदारी हाउसिंग फाउंडेशन हुई है। बेसिकली तो फिर ये वफाकी वजारत हाउसिंग जो है वो बेसिकली इसकी जिम्मेदार हुई। जी, बुनियादी तौर पर वफाकी वजारत हाउसिंग जो है। तो तारिक बशीर चीमा साहब से पहले कौन, किसके पास ये मिनिस्ट्री रही है? ये तारिक चीमा साहब से पहले ये पीछे जो मुस्लिम लीग नून के दौर में ये इनके कोलेशन पार्टनर थे, दुरानी साहब थे अपने, जो वज़ीर आला KP के भी रहे हैं, वो इसके हाउसिंग मिनिस्टर रहे हैं। फैसल साले याद इसके हाउसिंग मिनिस्टर रहे हैं, और काफ लीग के दौर में रहे हैं। मतलब ये तब से चलता आ रहा है कि 7 ऑलमोस्ट मिनिस्टर ये भुगता चुके हैं, लेकिन आज भी इसकी वही हालत है। ठीक है, चलें एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। अब मैं ज़रा यार रहमान साहब आपके पास आता हूँ, ज़रा बताइए आपने एक तो ये किस सन में पैसे अदा किए, और क्या ये उससे पहले से मसला चला आ रहा था? क्या आपके भाई के जिनका ये प्लॉट है उनके कुछ इल्म में था, या उसके बाद फिर अब जब आप जाते हैं इस मिनिस्ट्री के पास या रेलेवेंट डिपार्टमेंट में कब्जे के हुसूल के लिए, तो आपको 4-5 साल से कहा क्या जा रहा है? देखिए सर जी, हम जिस टाइम हम प्लॉट ले रहे थे तो उस टाइम तो हमें यही बताया जा रहा था कि ये 1.5 साल में ये कब्ज़ा मिल जाएगा।
जो मतलब जो इनको डील कर रहे हैं हाउसिंग फाउंडेशन के सेक्टर्स को, रियल स्टेट वाले, तो वो भी यही प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि जी साल 1.5 साल में हो जाएगा। अभी भी आप जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी इंशाल्लाह अगले साल 1.5 साल में आपको कब्ज़ा मिला। लेकिन जो हालत है वो एज इट इज़ उसी तरह है। जो इन्होंने थोड़े बहुत प्लॉट का कब्ज़ा दिया है ये पिछले महीने 380 प्लॉट्स का, तो वो भी उन्होंने ऐसा कब्ज़ा दिया कि उस पर तो ना आप घर बना सकते हैं ना कुछ, सिर्फ आप एक चारदीवारी करके ये एक दिल को तसल्ली होती है कि ये मेरा प्लॉट है। सही है। तो आपने क्या इस सिलसिले में किसी इदारे से रुजू किया है? क्या आप अदालत में भी जा सकते हैं, या आप में से कुछ लोग कोई जो बहुत सारे मुतासरीन हैं उनमें से कोई गया भी है अभी तक अदालत में इस मामले को लेकर? अदालत में गए भी हैं, लेकिन असल ये है कि ये सोसाइटी विफाक के अंडर आती है और इनके मिनिस्टर्स आते हैं, तो इनके जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने एरियाज़ के जो इनकी मेन पावर है वो बढ़ रही है। ठीक है, फैसल सालेह हयात साहब ने अपने दौर में काफ़ी सारी नौकरियां कराई हैं, दुरानी साहब ने अपने एरियाज़ के काफ़ी सारे लोगों को प्रमोट करके यहाँ पे लेके आए हैं। लेकिन असल चीज़ वो है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स पे ये कोई काम नहीं कर रहे। और ये हाउसिंग फाउंडेशन का सिर्फ एक ये प्रोजेक्ट नहीं है, इनका 12 को में ग्रीन सिटी के नाम से प्रोजेक्ट था, वो भी अभी तक किसी तरह वैसे ही पड़ा हुआ है, उन्होंने ज़मीनें अभी तक नहीं ली है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो लेके, तो उनको तो आपको पता है कि वो तो जैसे पेंशनर होते हैं या कोई हाजिर सर्विस होता है, वो तो कहते हैं जी ठीक है हम बेच के तो आगे कहीं और ले लेते हैं, वो तो आम लोगों में बेच देते हैं। लेकिन आम लोग फिर जो है ना वो रुल रहे होते हैं। और अगर यही चीज़ आप प्राइवेट सोसाइटीज़ में देखें तो प्राइवेट सोसाइटीज़ में अगर आप बहरिया में इस वक्त यही प्लॉट आप लेते हैं 2014 में, तो इसके डबल अभी कीमत भी हो चुकी होती, पोजीशन भी मिल चुका होता, वो पूरी सोसाइटी डेवलप हो जाती। लेकिन अगर यहाँ पे आप जाते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसी वजह से लोग नहीं आ रहे। और यही एक मेन वजह है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में कोई भी बंदा, आप उनको अगर कहते भी हैं कि जी आए हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में चीज़ लेते हैं, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इस वक्त। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही है। अब मेरे साथ माहिर कानून मौजूद हैं शिराज ज़का साहब। शिराज साहब, ये आमतौर पर लोग प्राइवेट सोसाइटी से डरने लगे थे कि जी बाज़ दफ़ा पोजेशन नहीं मिलता, कुछ और मसला निकल आता है, ये LDA या CDA अप्रूव्ड है या नहीं है, ये क्वेश्चन ज़हन में आते हैं। अब हम भी अगर कहीं प्लॉट लेना चाहेंगे, सबसे पहले हम पूछते हैं कि क्या ये लाहौर डिवीज़न में LDA से अप्रूव्ड है, या हम इस्लामाबाद का हो तो पूछते हैं CDA से अप्रूव्ड है। तो यहाँ लोग सरकारी अगर सोसाइटीज़ में जाकर वहाँ उनके साथ ये सलूक होगा जहाँ पर लोग इसलिए चले जाते हैं कि चलें ये जी सरकारी सोसाइटी है और सरकार ने बनाई है तो हमारे से कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो यहाँ तो लोग सरकार ही लोगों के साथ एक तरह से फ्रॉड ही करके बैठी हुई है ना, अगर उनसे वादे पूरे नहीं किए तो। देखें, सबसे पहली बात ये कि इस प्रोपोजिशन में खुश आइन बात ये है कि ये जो सोसाइटी है ये CDA की अप्रूव्ड सोसाइटी है। दूसरी बात ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट की सोसाइटी है, ये फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इन्हें चाहिए कि बजाय कि ये सिविल कोर्ट में ये धक्के खाएं 5, 10, 15 साल, इन्हें चाहिए ये फौरी तौर पर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक एक रिट पिटीशन फाइल करें जो कि डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंटरटेन होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज उस केस की समाअत करेगा, जिसमें वो हुक्म सादर करेगा कि इनको फौरी तौर पर अलॉटमेंट लेटर्स जारी किए जाएं और इनको पोजेशन दिया जाए। आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी एफिकेशियस रेमेडी है जो कि सरकारी अदारों के खिलाफ हर वक्त हर सिटीजन को अवेलेबल होती है। अगर एक सिटीजन के हकूक की पामाली की गई है, कोई सरकारी अदारा पामाली कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक रिट पिटीशन फाइल होती है। इन्हें चाहिए कि ये फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी और CDA के खिलाफ ये रिट पिटीशन फाइल करे। दूसरी रेमेडी इनके पास ये है कि ये सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट का दावा फाइल करें। तीसरी रेमेडी इनके पास ये है कि 50-100 ये जितने भी मुतासरीन हैं इनको चाहिए कि NAB में दरख्वास्त फाइल करें, इनके इस सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी हो और इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएं, जिस तरह के
कि रिसेंटली अभी ईडन डेवलपर्स के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं कि उन्होंने भी इस सोसाइटी को डेवलप नहीं किया और अलॉटमेंट लेटर्स जारी नहीं किए और पोजेशन नहीं दिया, जिससे की वजह से मुतासरीन ने नैब के दरवाजे खटखटाए और लिहाजा ईडन डेवलपर्स के खिलाफ अब जो है वो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो रही हैं और यहाँ तक की स्टेज आ चुकी हुई है कि वो प्ली बार्गेन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा इनको भी चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एक तो सबसे पहली बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल करें, दूसरी इनके पास रेमेडी है कि सिविल कोर्ट में दावा फाइल करें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट के तहत, और तीसरी इनके पास रेमेडी ये है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग ये जितने भी 50, 100, 150 मुतासरीन हैं ये नैब में दरखास्त फाइल करें कि ये इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स नैब ऑर्डिनेंस के तहत इन लोगों के खिलाफ इनिशिएट किया जाए। ठीक है, चलें हमारे साथ तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपको। सर ये मामला आपके इल्म में ज़रूर होगा क्योंकि इसके सैकड़ों मुतासिरीन ने ये जो सोसाइटी है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन जी सेक्टर में, जिसमें लोगों ने प्लॉट ख़रीदे और आज तक कब्ज़ा नहीं मिला, वो डेवलप नहीं हो सका सरकार के या इस वजारत के मातहत आती है, ये इसका ज़ैली इदारा है, तो उसके बहुत सारे अपने प्रॉब्लम होंगे। आपने इसको अपने आने के बाद अगरचे आपकी मिनिस्ट्री नहीं है, इसको कैसे स्टडी किया और ये कितने अरसे में मसला हल हो सकता है? अपना एप्लीकेशन जी तो वो मेरे ख्याल में मैंने उसी वक्त फॉरवर्ड कर दी थी। अब वो रिपोर्ट मैंने मंगवाई हुई है, वो रिपोर्ट आ जाएगी तो जो जिस तरीके से भी हुआ इनका उजाला करवाने की कोशिश करेंगे। चीमा साहब आपका फर्ज बनता है कि इस मामले को फौरी तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया जाए। ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट की सोसाइटी है, इसको फौरी तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया जाए। इसके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर किया जाए कि ये इसके ऑडिट्स लेके आए, इसके अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट लेके आए। आपका फर्ज बनता है कि इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहली फुर्सत में उठाया जाए। अपना तारुफ करवाएंगे आप मुझे? मैं बता देता हूँ, ये हमारे साथ माहिर कानून है शिराज ज़का साहब जो इसके लीगल पहलुओं पर रोशनी डाल रहे थे और जो इससे मुतासरीन है उनमें से भी दो अशखास हमारे साथ मौजूद है, उनके ग्रीवेंस भी सुन लीजिएगा। भाई वो बिल्कुल होंगे, मेरे पास देखे ना, मेरे पास जो एप्लीकेशन आई हैं मैंने 1 सेकंड जाया किए बगैर आगे भेज दिए हैं। टिल द टाइम आई गेट द रिपोर्ट ऑन दोज इश्यूज मुझे पता है कि मैंने पीएसी में भेजना है, मैंने कहाँ भेजना है, मैंने खुद सॉर्ट आउट करना है। ये मुझे पता है ना मैंने जो करना है, कि इनको ज्यादा पता है मेरे से। तो नहीं आप सही है, चलें आपको ये उनकी राय है, आपकी राय है कि आपने दो आपके पास एप्लीकेशन आई। भाई इनकी राय होगी। अच्छा चीमा साहब, लेकिन आपके पास 2 एप्लीकेशन आई, आपने उन 2 के लिए फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन ये एक पूरा मसला है, पूरा मामला है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे मुतासिर हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। जज्बाती ये वकील साहब इतने जज्बाती हो रहे हैं, इनसे कहे मेरे दफ्तर में तशरीफ लाएं, मुझे बताएं, मैं इनका मसला हल करने की कोशिश करूंगा। मुझे इसीलिए वजीर बनाया गया है कि मैं इस तरह के मसाइल हल करूं। अच्छा, लोगों की तकलीफों का राजा साहब करूं। ये टॉक शोज पे बैठ के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई। अच्छा, टॉक शोज पे बैठ के मसाइल हल नहीं होते। इसके बारे में थोड़ा सा राजा काशिफ साहब हमारे रिपोर्टर हैं जो इसके बारे में बता रहे थे, ब्रीफ अगर हम आपको बता दें, आपके गोश गुजार कर दें तो आप अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा तो ताकि जो मुतासिर हमारे साथ हैं उनको कुछ होप हो सके। जी राजा काशिफ साहब। जी चीमा साहब, आपका ये सेक्टर जो है वो 13 साल कबल लॉन्च हुआ था। इसमें आपके अदारे की हालत ये है, 5 साल पुराना आपका डीजी फाउंडेशन आपने चेंज नहीं किया, वो कोर्स पे गए हुए हैं। अजदी साहब को आपने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। अजदी साहब दफ्तर बैठे ना बैठे उनकी मर्जी है। जी चीमा साहब, ये आपके हाउसिंग फाउंडेशन में इस टाइम डीजी वक्कास साहब छुट्टी पर हैं, अजदी साहब के पास चार्ज है। जी 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 राजा साहब, अजदी साहब के पास चार्ज है। 13 साल कबल चीमा साहब आपने ये सेक्टर लॉन्च किया था आपके इदारे ने, तो लोगों का कसूर ये है कि आपके इस टाइम भी 1000 जो मुतासरीन है ना डोग कुरैशियाँ के, वो यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। 20 से 22 अरब रुपए की इस टाइम जो एसेट्स हैं वो हाउसिंग फाउंडेशन के हैं, जो इन कैश उनके अकाउंट में पड़े हैं। तो इन मुतासरीन को पैसे क्यों नहीं देते सर? वहाँ से क्यों नहीं उठाया जाता इन्हें? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है उधर। आपने 470 मिलियन का PC1 तैयार किया है कि यहाँ पे रोड बनाएंगे, 380 लोगों को। इसका जवाब मुझसे ले लें, इसका जवाब मुझसे ले लें। मुझे नहीं पता कितने हजार मुतासरीन हैं। इन 1000 2000 जितने भी मुतासरीन हैं, इनमें से अगर 5 आदमी भी मेरे पास आए हैं तो भाई आप मुझसे सवाल पूछते अच्छे लगते हैं। पहली बात तो ये है। मेरे पास 2 एप्लीकेशनें डाक में आई हैं, मैंने उसी वक्त उन पर एक तफसीली रिपोर्ट मंगवा दी है। उसके बाद जो इसका जिम्मेवार ठहरेगा उसके बाद देखेंगे कि हमने इन सेक्टर्स का क्या करना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मली ये होता है, आपको भी पता है, जो रिपोर्टर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं
कि जब एक रकबा एक्वायर किया जाता है तो जो मुकामी इनहेबिटेंट्स होते हैं वो कोई स्टे ऑर्डर ले लेता है, कोई अदालत में चला जाता है, कुछ मंसूबे जो हैं वो इत्तफाक का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि लोगों का कसूर तो नहीं है कि लोग साल इंतजार करें, लेकिन ये मामला भी अब देखें, मुझे तो वजीर बने हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ पूरा। लेकिन सर ये जब से मामला चल रहा है उस वक्त भी शायद मुझे ये काफिले की हुकूमत थी गालिबन, ये बहुत पुराना मैटर है, 13 साल पहले। देखें 13 साल पहले सीडीए का चेयरमैन था कामरान लशारी साहब। मैं अर्ज करता चलूं 2010 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई थी कि आइंदा सर कामरान लशारी को कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2 PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 786 जजमेंट है। कामरान लशारी साहब जो थे उस वक्त सीडीए के चेयरमैन थे, उन्होंने कई इस इदारे में चेयरमैन रह के कई घपले किए, कई हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से घपले किए और सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट थी। ठीक है जी, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब ये है राजा काशिफ साहब, वो कहते हैं मुझे तो आए हुए भी थोड़ा टाइम हुआ है, वो पहले वाले जिम्मेदार हैं, अब मैंने इस पर रिपोर्ट मंगवाई है, देखें क्या करते हैं। सर अभी तक उनके इल्म में है नहीं मसला ये। पूरा हो गया सर 100 दिन का। 100 दिन में उन्हें पता ही नहीं है सर हाउसिंग फाउंडेशन में कितने सेक्टर हैं, इनके कितने प्रोजेक्ट्स हैं। आज तक मैं उनसे सवाल यही करना था कि आप सिर्फ हाउसिंग फाउंडेशन का एक कामयाब प्रोजेक्ट बता दें। इतना पुराना ये अदारा है, 30 साल पुराना अदारा है, कोई एक उनका कामयाब प्रोजेक्ट बता दें। तो उनको पता ही नहीं सर। 5 साल से डीजी जो बैठा है, जो डीजी 5 साल से बैठा है, कम से कम उससे तो पूछे कि उसने 5 साल में क्या डिलीवर कर दिया जी। अगर वो कह रहे मेरे पास 2 एप्लीकेशन आई थी, मैंने फॉरवर्ड कर दी और मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। मुझे 2 एप्लीकेशन आई थी, मैंने फॉरवर्ड कर दी, मेरा काम खत्म, मेरा मसला नहीं है भाई। अब ये मैंने तो आगे फॉरवर्ड कर दिया है, रिपोर्ट मंगवा ली, आएगी नहीं आएगी, देखा जाएगा क्या होता है। तो ये थोड़ा सा रवैया जो है मजीद संजीदा होने की ज़रूरत है। अब मेरे साथ साजिद कमाल साहब भी मौजूद हैं। साजिद कमाल साहब, आप बताइए क्या हुआ। जी, मैंने G14 में प्लॉट लिया था जनवरी 2014 में, ठीक है, और फिर जो है ना उसके बाद ये 4 माले का प्लॉट है। मेरे पाकिस्तान में कोई घर नहीं है, हम यहाँ इंग्लैंड में रहते, तो हमने बड़ी मुश्किल से जमा करके ये प्लॉट ले लिया ताकि हम पाकिस्तान में भी अपना एक घर बना दें, ताकि कभी कभार वहाँ आके अपने घर में आराम से रहे। फिर हमने तकरीबन 2 साल पहले उस पर जो है ना वो जो दूसरी पेमेंट दे दी है डेवलपमेंट का 2,22,200। मेरे साथ रहिएगा, हमारे साथ दोबारा तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद हैं। राजा काशिफ साहब, सर आपसे कुछ 1-2 सवाल पूछना चाह रहे थे चीमा साहब। जी राजा काशिफ साहब। चीमा साहब, आपने कहा कि मेरे इल्म में नहीं, 2 दरखास्तें आई, मैंने फॉरवर्ड कर दी। मैंने पूछना सिर्फ ये था कि आपके PM इमरान खान साहब का विजन था कि 100 डेज में 100 दिन का प्लान उन्होंने दिया था। आपकी मिनिस्ट्री का भी ऑफ कोर्स कोई 100 दिन का प्लान होगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हाउसिंग फाउंडेशन को जो 30 साल बने इस अदारे के हो गए हैं, ये लो इनकम फेडरल एम्प्लॉयज़ को सस्ती रिहाइशगाहें फराहम करने का अदारा था। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी आप इसी इदारे को देने जा रहे हैं, तो मुझे ये बता दें सिर्फ कि इसमें आज तक इसका कामयाब प्रोजेक्ट कौन सा है। ठीक है जी। साजिद कमाल साहब, आप ही कुछ कहिए, अभी अपनी स्टोरी मुकम्मल कर लें, फिर तारिक बशीर चीमा साहब को सवाल मतलब लाइन ड्रॉप हो रही है, मैं यही कहूँगा। चलें जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने कहा हमने ये लिया था, डेवलपमेंट चार्जेस भी पे किया था, तकरीबन 5-6 साल हो गए, अभी तक हमें न वो प्लॉट का कुछ पता है, न कोई पता नहीं। अब इसके ऊपर मैंने खुद विजिट किया था आज से 3 साल पहले, वहाँ जाके देखा तो इसके ऊपर जो है ना बड़ी वो घर और सब कुछ उसी तरह बने हैं जिस तरह आज से पहले बने थे, और अभी तक न उसको क्लियर किया, न हमें प्लॉट दे दिया, और 5-6 साल से पैसे वैसे जो है ना वहाँ पास आए हैं। तो मेहरबानी करके इसको जो है ना जल्द अज जल्द उसका जो है ना सब कुछ वो जो डेवलपमेंट है वो कर दे। पेमेंट तो सारा गवर्नमेंट को हो चुका है, तो फिर किस बात की देर है। तो हमें जो है ना प्लॉट दे दी ताकि पाकिस्तान में घर बना के वहाँ आके कभी कभार जो है ना सुकून से अपने घर में रहें। यही मेरा सवाल है। आपने जब से ये पैसे अदा किए हैं तब से लेकर अब तक आपको सरकारी तौर पर जवाब क्या मिला है? जब आप कहते होंगे कि जी हमें जो आप अभी बात कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, वो क्या कहते हैं? हमें तो CDA में उस वक्त जाके तो वो एक पेपर दे दिया जो सर्टिफिकेट है जो CDA का कि आपका प्लाट हो गया। तो अच्छा कब होगा, तो अभी उसका अल्लाह जाने की कब होगा। सिर्फ वो हमारे पास वो अथॉरिटी लेटर है वो जो CDA ने सर्टिफिकेट इशू किया था। आते हैं तो कभी आप चक्कर लगता है आपका दफ्तर का, आप जाते हैं, आपको जवाब क्या मिलता है?
वो कहते हैं अभी उस पे जो है ना वो डेवलपमेंट अभी शुरू नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, उस पे लोगों का कब्जा है, बहुत सारे लोग उसमें रह रहे हैं, तो जब वो वहाँ से उठ जाएंगे तो हम वो उसकी घर जो है ना वो तोड़ के तो प्लान करके फिर आप लोगों को अलर्ट करेंगे। यही जवाब मिलती है। ठीक है, सही है। अब मुझे राजा काशिफ साहब आप बताएं इसका हल क्या है? मिनिस्टर साहब इसका हल मैं आपको बताता हूं। आप कह रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ले जाएं, वो कहते हैं भाई हमें ना मशवरे दें, हम खुद जानें। मैं चूंकि कानूनदान हूं, एक सियासतदान अगर वाकई मुखलिस है इन लोगों के साथ तो वो इस मामले को चाहिए कि उसको चाहिए कि इस मामले को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाए। लेकिन जो मुतासरीन है उनके पास मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि रेमेडी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें हाउसिंग मिनिस्ट्री के खिलाफ, और इसके और CDA और ये फेडरल हाउसिंग सोसाइटी जो है इसके खिलाफ, इन तीनों को पार्टी बनाए, रिस्पोंडेंट्स बनाए और आर्टिकल 199 के तहत रेट फाइल करें। अल्लाह करे, आप कह रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ले जाएं, अल्लाह करे पहले 100 दिन के अंदर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सबरा तो लग जाए। देखें ये तो हालात हैं, ये तो हालात हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अभी तक चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किस तरह ये मामला उठाएगी? अभी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फंक्शनल ही नहीं हुई, जब फंक्शनल होगी तो तब पता नहीं कितने कितने मामला होंगे। तीसरी बात यह है कि इस वक्त फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि पार्लियामेंट से एक ऐसा कानून पास करवाए जिसके तहत जो भी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करवाएगी वो पहले बताएगी कि हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट कितने दिनों में, कितने अरसे में, कितने सालों में कंप्लीट होगा और कितने अरसे के अंदर अंदर हम अलॉटमेंट लेटर्स जारी कर देंगे। अलमिया यह है कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर होती है वो यही नहीं बताती, वो ये अंडरटेकिंग देती नहीं है कि हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से मुतासरीन जो हैं वो इस अलमिया का शिकार है। ठीक है जी, राजा काशिफ साहब। अच्छा साहब, इसमें बुनियादी बात यह है कि यहाँ जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, जिन लोगों को या फिर पैसे नहीं मिले, एक तो गैर कानूनी कब्जा है, एक कानूनी कब्जा है। कब्जा है लेकिन वो कानूनी है। जाहिर है आप किसी को घर से बेदखल कर रहे हैं तो आप उसके पैसे नहीं दे रहे उनको, गवर्नमेंट कुछ देगी, लैंड एक्वायर। आप पैसे नहीं दे रहे तो वो अपने बच्चे लेके रोड पे तो नहीं जा सकते। अब वो जिनके बच्चे थे वो अब बच्चे भी जवान हो गए हैं, इतने साल पहली बात तो ये है कि उनको आप उनका इखलाकी कब्जा आपने जो 22 अरब बार असद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके अकाउंट में पड़े हैं, ये उसका मुनाफा लेके खा रहे हैं, सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी जो है वो हाउसिंग फाउंडेशन से कराने का इरादा जाहिर किया है, जो पहले से अपने प्रोजेक्ट ही मुकम्मल कर सकते। तो ज़रूरी ये है कि जो पहले लोग बैठे हैं, इनके पास पेमेंट्स हैं, उनके साथ बैठ के बात करें और उनको पैसे दे के वहाँ से उठाएं, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे बैठे हैं जहाँ से बुनियादी चौक और सड़कें निकलनी हैं। इसलिए वहाँ पे कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं हो सकता, रोड का स्ट्रक्चर का काम नहीं हो सकता जब तक ये बुनियादी लोग नहीं उठेंगे। G-Jodha 2 और 1 से ये लोग उठेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होगी। इसीलिए सिर्फ 4 दीवारी बनाने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि रोड्स नहीं है, रास्ते नहीं है, तो ये घर बना लेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। तो जब तक उनको नहीं उठाया जाता तब तक ये। और दूसरा, इनको अपनी एक वर्क फोर्स बनानी चाहिए, इन्फोर्समेंट टीम बनानी चाहिए, चीफ कमिश्नर से रब्ता करके जो गैर कानूनी तौर पर लोग बैठे हुए हैं उनको उठाने का बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि ये कल को मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह किया। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक अलहदा इन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है। आप यकीन करें 3-4 कंप्लेंट्स हमने खुद फाइल की हैं, अभी तक ये नहीं पता लग सका कि वो कंप्लेंट का बना क्या है। इन्होंने कहा था कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर आपको रिस्पांस देंगे। वो सिटीजन पोर्टल वो कहाँ गया, उसका इफ्तिताह हुआ, उसके अंदर जो कंप्लेंट्स फाइल हुई उन्होंने वो कितनी एक्सपीडाइट हुई, वो किस तरह एडजुडिकेट हुई, कुछ पता नहीं लग रहा। हमने 4-5 कंप्लेंट्स तो हमने फाइल की हैं, 2 कंप्लेंट्स मुझे याद पड़ता है हमारी फैमिली में से ओवरसीज पाकिस्तानीज ने की हैं, उनका कुछ पता नहीं लग रहा। बस वो सिटीजन पोर्टल इफ्तिताह हुआ और उसके बाद कुछ पता नहीं कि उन कंप्लेंट्स का क्या बना। ये हालात हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा यार रहमान साहब, एक तो वकील साहब ने मशवरा दिया कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाना चाहिए, एक रेमेडी लेकर आर्टिकल 199 के तहत इन्होंने कहा कि जिसमें आपको फौरी तौर पर दादरसी के इम्कानात हैं और तवक्को करनी चाहिए, आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएँ। तो क्या आप समझते हैं कि ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए और कर सकते हैं आप, ये करेंगे? आपने इरादा कर लिया प्रोग्राम के दौरान बैठ कर? वकील साहब की मैंने बात सुनी है, बहुत खुशी हुई कि उन्होंने वो हमें एक प्रॉपर रास्ता दिखाया है। लेकिन इसमें हम अगर फ़ाइल कर भी दें तो ये एक
लेंथी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज इस Initiate वजह तो से करें हो ना जाएगी कि ये अगर हाउसिंग फाउंडेशन वालों को अगर इनिशियल अगर हम कर भी दें तो ये मसला वही उसी तरह लटक जाएगा। और दूसरी बात ये कि फिर जब आप हाईलाइट हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि जब आप किसी ऑफिस में किसी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर लें तो फिर आपको भी पता है कि उस कंप्लेंट का और सरकारी इदारा हो तो फिर आपको पता है कि वो उसका रिएक्शन क्या आता है। नहीं, आप किसी तो इस शख्स के वजह से खिलाफ भी तो हम कंप्लेंट थोड़े नहीं से कर वो रहे ना, आप तो एक इदारे के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे ना जी। आप किसी शख्स के खिलाफ करेंगे तो आप ये डाउट कर सकते हैं कि जी ये मेरे खिलाफ कोई चीज़ें लॉन्च कर देगा, तो आप तो एक इदारे के खिलाफ जाएंगे ना जिसके बहुत सारे मुतासरीन, आप और भी लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं। देखिए सर जी, ये एक लेंथी प्रोसेस होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर इदारे के अगेंस्ट जाएंगे तो जाहिर है इदारा भी अपना कोई ना कोई बंदा भेजेगा आपके पास। जब आप कोर्ट जाएंगे तो जाहिर है उनका कोई डायरेक्टर कोई बंदा बड़ा लेंथी प्रोसेस है, ये कितनी देर में मुकम्मल हो सकता है? ये इनको इनकी दादरसी कितने अरसे में मुमकिन है आपके ख्याल में? कितने अरसे में एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखें, और क्या वाकई इदारा भी इनके खिलाफ पार्टी बनकर आ जाएगा तो फिर ये इनको प्रॉब्लम हो सकता है? देखें, अगर तो ये कोई रेमेडी चाह रहे हैं तो इस रेमेडी अवेल करने के लिए इनको अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, या इनके पास ये है कि ये घर में चुप करके बैठ जाएं। लेकिन अगर इन्होंने जाना है तो ये आर्टिकल 199 के तहत ही दरवाजे इनको खटखटाने पड़ेंगे। ये एक इक्विटेबल रिलीफ है। इक्विटी का प्रिंसिपल है कि इक्विटी एड्स दोज हु आर विजिलेंट। अगर ये विजिलेंट नहीं है तो इक्विटेबल रिलीफ इनको नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हैं कि इनकी कोई सुने तो इनको जब तक ये दुनिया कायम है तब तक अदालतों से ही हमें रिलीफ मिलना है, अदालतों से ही हमें इंसाफ मिलना है। अगर ये कह रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है तो इनको इंसाफ लेने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। वो 3 रास्ते जो आपने बताए वो जरा दोबारा बता दें। वो 3 रास्ते ये हैं, तो 199 कि फौरी तौर पर हाउसिंग मिनिस्ट्री और ये फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी और सीडीए के खिलाफ आर्टिकल 199 के तहत एक रिट पिटीशन फाइल करें जो कि एफिकेशियस रेमेडी है। दूसरा इनके पास रेमेडी ये है कि ये सिविल कोर्ट में ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट का केस फाइल करें। तीसरी इनके पास रेमेडी ये सिविल रेमेडीज थी। तीसरी इनके पास रेमेडी ये है कि ये 50, 100, 150, 200 जितने भी मुतासरीन हैं नैब में दरखास्त फाइल करें, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स फाइल करें, जिसकी वजह से नैब मजबूर हो जाए कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएं। और चौथी बात ये इनके इलाके का MNA हो जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला उठाए। ठीक है जी। साजिद कमाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बस सुन लिया, लॉन्ग प्रोसीजर है, पता नहीं क्या होगा इसका। तो अब इन लोगों पे है कि कब जो है ना ये करना चाहते हैं, हम भी सारे मिल के कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से फिर दिल उठ जाता है ना कि यार बंदा का ये हमारा अमल के यहाँ ये है कि ले लो और आपको जो है ना 4 वीक के अंदर अंदर सब कुछ मिल जाएगा, आपके घर आएगा। वहाँ अपने पैसों पे ले लो और फिर उसके लिए 5-5, 6-6 साल दौड़ते रहो और बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा अफसोस की बात है कि नए पाकिस्तान जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उस नए पाकिस्तान में भी एक दूसरी पार्टी के चूँकि इस मिनिस्ट्री के वज़ीर हैं तो वो कोई ख़ास उन्होंने अभी तक सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया। तो उन्होंने तो इतना भी काबिल नहीं समझा कि वो कम अज़ कम मुतासरीन की गुफ्तगू सुन लें और उनको कोई तसल्ली दे दें कि हाँ बिल्कुल हम इसको देख रहे हैं, आप परेशान ना हो, पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी कम ना करें। जैसा कि साजिद कमाल साहब कह रहे हैं कि दिल उठ जाता है, तो वो कम अज़ कम यहाँ पर अगर ये कह देते कि नहीं आपका दिल नहीं उठना चाहिए, आप बिल्कुल उम्मीद से रहें, हम इंशाल्लाह इसको देख रहे हैं, हम कर रहे हैं और हम कर देंगे, आप बेफिक्र हैं, अब मैं आ गया हूँ, मैं इसको देखूंगा और चंद हफ्तों के अंदर अंदर इसका हल निकालूंगा, ये कहने की बजाय उन्होंने फ़ोन ड्रॉप कर दिया। तो अफसोस ही किया जा सकता है कि अगर नए पाकिस्तान की एक पुरानी जमात के एक वज़ीर साहब का रवैया भी पुराने सियासतदानों वाला है तो फिर क्या किससे इंसान तवक्को करे? मैं आपको बताऊं, अच्छा मिनिस्टर वो होता है जिसको रूल्स ऑफ बिजनेस के बारे में पता हो। जिसको रूल्स ऑफ बिजनेस का नहीं पता हो, जिसका ख्वाब हो कि बस मिनिस्टर ही बनना है, तो वो बस फिर कॉल ही काटेगा। जिसके अंदर दर्द हो, अपनी बस भर्तियां करा लें अपने इलाके के लोगों के, अपने वोटर्स की, ताकि जो है वो फिर आइंदा के लिए इलेक्शन जीतना उनके लिए मजीद आसान हो जाए। और प्राइवेट मीटिंग में शिकवे कर देंगे आपका गवर्नर जो है वो चलने नहीं दे रहा, अपनी वजारत चल नहीं रही और वज़ीर आला को जो है के बारे में आप शिकवे कर रहे हैं। तो ये
बहरहाल देखने की चीज़ें हैं, इसको इस पर गौर होना चाहिए और इस पर मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ज़रा देखना चाहिए कि आपने मजबूरी के तहत दूसरी जमातों के लोगों को साथ तो में लाया, मगर उनका रवैया जो है वो कम से कम ठीक होना चाहिए। अच्छा, ये जो अब रेमेडीज़ बताई हैं वकील साहब ने, राजा काशिफ साहब, आपके ख्याल में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि ये जो मुतासरीन हैं इन्हें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? अब जाहिर है हम ये तो नहीं कह सकते कि आप जाएं बनी गाला के सामने जाकर एहतजाज करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज करें, ये इस तरह का मशवरा तो हम नहीं दे सकते, ना देंगे, लेकिन क्या रास्ता क्या है इन लोगों के पास आपकी राय में? असद मेरी राय में इनके पास जो सादा सा रास्ता है ना, एक तो ये जितने लोग हैं ना, इनको पहले यूनाइट होके तो मिनिस्टर को एप्लीकेशन देनी चाहिए, वज़ीर साहब को एप्लीकेशन देनी चाहिए, जिसको सीसी ने इमरान खान और ओवरसीज़ सेल को सीसी करना चाहिए कि ओवरसीज़ सेल को भी वो भेजें। और दूसरा, इनको ज़ाती हैसियत में इस प्रेशर को डेवलप करना चाहिए कि डीजी हाउसिंग फाउंडेशन, वकास महमूद साहब छुट्टी पे हैं, हसदी साहब हैं वहाँ पे, उनके पास चार्ज है, ये खुद वहाँ से फ़ोन करें, रोज़ाना की बुनियाद पे करें। जब तक आप पीछे अपने काम का नहीं करेंगे तब तक आपको वो आपका काम नहीं होगा। इन्हें अगर इनके पास ये रेमेडीज़ भी हैं, उसके अलावा ये खुद भी उसको फॉलो करें, अपनी दरख्वास्तें भेजें, मुसलसल भेजें, ईमेल्स करें, ताकि उन पे भी कोई प्रेशर आए कि अब लोग हमसे लेना चाह रहे हैं, हम इस पे वो हाथ पे हाथ रख के बैठे, उन्हें कोई असर नहीं है इस चीज़ से कि होता है नहीं होता। उन्हें तनख्वाह मिली है, उन्होंने अगला महकमा लेना है, डेपुटेशन पे चले जाना है, पीछे से फिर मामला हल होता है नहीं होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेगुलर एम्प्लॉई को होता थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इन्हें चाहिए कि मुसलसल उस पर प्रेशर डेवलप करें, दूसरा मुसलसल दरख्वास्तें दे सीसी, और ओवरसीज़ में ज़रूर दरख्वास्त दे। PM साहब के जुल्फ़ी बुखारी साहब अभी तक ओवरसीज़ को हेड कर रहे हैं, जब तक कि वो बैठे हैं, और जुल्फ़ी बुखारी से भी इन्हें रब्ता करना चाहिए कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारा ये मसला है, हमारी ये जगह है, आपका तो ये सरकारी हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे तो कम से कम हमें कब्ज़ा दे दिया जाए ताकि हम घर बना सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप काशिफ साहब। यार रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, साजिद कमाल साहब, शिराज ज़का साहब, तारिक बशीर चमा साहब ने भी थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया प्रोग्राम में। तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये एक सीरियस मामला है, इसलिए भी है कि ये सरकार पर लोगों ने एतमाद किया था और इन लोगों को किसी और ने नहीं, अब तक सरकार ने धोखा दिया है और इनकी दादरसी का हल भी सरकार के पास है। अगर आज भी इनका हल हो जाए और दादरसी हो जाए तो शायद गनीमत होगा, लेकिन ये जो रवैया हमने देखा है प्रोग्राम में रेलिवेंट मिनिस्टर साहब का, उससे नहीं लगता कि इस रवैये के साथ मसला हल हो सकता है। उम्मीद की जा सकती है, देखें क्या होता है। मैं तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।